तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। थोड़ी सी माफी चाहूंगा, क्लास अपनी लेट है तो थोड़ा सो काम भी हो गयो थो और थोड़ा सो टाइम भी लग गयो। चलो कोई बात नहीं, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और क्रांति के अंदर अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसके अंदर हमने नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह पढ़ लिया था, नीमच के अंदर विद्रोह पढ़ लिया था। आज अपन 1857 की क्रांति को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। अगली अपनी जो छावनी है उसका नाम है एरिनपुरा छावनी। पाली के अंदर है। 21 अगस्त 1857 को यहां पर विद्रोह होता है। एरिनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजियन के सैनिक तैनात थे भाई। इस छावनी के अंदर कहते हैं कि 3 सिपाही थे जिनका नाम था शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। इन्होंने छावनी के अंदर सैनिकों को कहा कि जब नीमच में, नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है तो क्या हमारा खून जम गया है या हमारा खून पानी हो गया है? तो हम यहाँ पर विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हमें भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए। और इन्होंने नारा दे दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। थोड़ा जोश भरा तो एरिनपुरा के सैनिकों का भी खून खोल गया और इन्होंने भी क्या कर दी? क्रांति कर दी। हालांकि भारत में प्रत्येक जगह अंग्रेजों के खिलाफ यह नारा दिया गया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लेकिन भगवान जाने आरपीएससी को क्या सूझा और उन्होंने एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया था, और उसका सही उत्तर माना गया एरिनपुरा छावनी। उसके बाद में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह नारा एरिनपुरा छावनी के अंदर दिया गया था। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं एरिनपुरा छावनी की, बस इतना ही ध्यान रखना है। एरिनपुरा छावनी पाली के अंदर है। कब विद्रोह हुआ था? 21 अगस्त 1857 को यहां पर विद्रोह होता है। नेतृत्व करता शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। नारा दिया गया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ये एरिनपुरा छावनी है। आवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। ये तो 2-3 बातें ध्यान रख लोगे आप आराम से। देखो, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह जी। मारवाड़ के शासक मान सिंह की मृत्यु के बाद में उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए गुजरात के ईडर से तखत सिंह को गोद लेकर मारवाड़ लाया जाता है। ईडर कहते हैं, वहां पर भी राठौड़ों की रियासत हुआ करती थी। तो गुजरात के ईडर से तखत सिंह को गोद लेकर मारवाड़ लाया गया और मारवाड़ का अगला शासक बनाया गया। तखत सिंह के साथ मारवाड़ के सामंतों की नहीं बनती थी। गुजराती आदमी शायद मारवाड़ की परंपराओं को समझ नहीं पाया होगा, इसलिए सामंत बेचारे इनसे परेशान थे भाई। उन्हें सामंतों के अंदर एक सामंत हुआ करता था अव्वा का कुशाल सिंह चंपावत। अव्वा का ठाकुर हुआ करता था कुशाल सिंह चंपावत। अव्वा मारवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, तो इसी का सामंत था। कुशाल सिंह चंपावत और मारवाड़ के राजा तखत सिंह के आपस में नहीं बन रही थी। ऊपर से जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने रेख में वृद्धि कर दी, मतलब कर बढ़ा दिया। जिसका विरोध किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। जब एरिनपुरा के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में इनको कुशाल सिंह चंपावत मिल गया। कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा के सैनिकों को कहा कि आप लोग अगर मेरा साथ दो ना, तो मैं भी मारवाड़ के अंदर क्रांति कर दूंगा। क्या तुम दिल्ली जा ही रहे हो तो उससे पहले मेरे साथ आवा भी चल लो, क्या पास में ही है, और आवा के अंदर मिलकर हम अंग्रेजों को और मारवाड़ की सेना को हराएंगे। मतलब अब अगला विद्रोह कहां पर होगा? आवा के अंदर होगा। ठीक है, ओके। तो आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इनको अपने साथ में लेकर कहां पर चला गया? आवा के अंदर चला गया। अब आवा के अंदर विद्रोह देखते हैं। आवा पाली का एक गांव है भाई, पाली के अंदर गांव है। और आवा की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। ये आप आवा का किला देख सकते हो। मारवाड़ के अंदर ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। ठिकानों को जो संभालते थे उनको अपन ठिकानेदार सामंत बोला करते थे। ठीक है, ये आवा के दुर्ग की फोटो है, और ये आप जो फोटो देख रहे हो ये अपने ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत की फोटो है। तो कुशाल सिंह जी चंपावत ने कहा कि भाई एरिनपुरा के सैनिकों को, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो तो कम से कम मेरा साथ दे दो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बढ़िया रहने खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। क्या तो क्रांतिकारी सारे के सारे किसके साथ में हो लिए? कुशाल सिंह चंपावत के साथ में हो लिए। आवा का किला है ये,
अभी भी अपने को देखने को मिल जाएगा। पाली का एक गांव है, कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार ऑफर दे दो। अरे ऑफर मिल जाएगा रे भी, तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, निकाल देंगे। और बताओ, भूगोल की भी निकालेंगे। अब इसको समझ लो, आ जाओ आराम से। अभी मैंने बताया कि जोधपुर के महाराजा तखत सिंह की और मारवाड़ के सामंतों की आपस में बनती नहीं थी क्या। और इधर अपने कुशाल सिंह जी चंपावत बोले यार के राजा के खिलाफ क्या करना है, विद्रोह करना है क्या। अब यानी के अन्य सामंतों के साथ में भी नहीं बन रही थी, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने के लिए अन्य ठिकानों से भी ठिकानेदार आते हैं। वो सभी यानी का जोधपुर महाराजा तखत सिंह का मन ही मन में विरोध कर रहे थे। और आज उनको एकदम बढ़िया मौका मिल गया कि जब यानी कि कुशाल सिंह जी चंपावत जोधपुर के महाराजा का विद्रोह कर रहे हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए क्या। तो हम ये देखते हैं कि कुशाल सिंह जी चंपावत की सहायता करने के लिए कौन कौन से ठिकानेदार आते हैं। थोड़े से नाम ध्यान रखना, अभी आरपीएससी का कोई एग्जाम हुआ था उसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। आसोप से शिवनाथ सिंह जी चलकर आते हैं, आलनियावास से अजीत सिंह चलकर आते हैं, गुल्लर से बिशन सिंह आते हैं, लांबिया से पृथ्वी सिंह आते हैं, सलुम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का रावते जोध सिंह। ये सारे के सारे ठिकानेदार बोले कि हम किसके साथ में हैं, कुशाल सिंह चंपावत के साथ में हैं, और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह का क्या करेंगे, विरोध करेंगे क्या। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने रेख मतलब कर में वृद्धि कर दी थी, जिसका विरोध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। और इनका साथ देने के लिए अन्य ठिकानेदार भी आते हैं। ये जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी हैं। आसोप से शिवनाथ सिंह जी आगे, अलेनियावास से अजीत सिंह आगे, गुलर से बिशन सिंह, लांबिया से पृथ्वी सिंह, सलुम्बर से केसरी सिंह, कोठारिया से कौन आया, रावत जोध सिंह आया। ये सारे के सारे आते हैं और आराम से क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अरे बुक वाला पूछ लेना भाई, तुम फोन करके पूछ लेना, तुम मत करो रे कॉपी पेस्ट। तुम्हें कोई नई मैसेज मिलता तो तुम फोन कर लिया करो। क्यों इतना बढ़िया बातें पढ़ा रहा हूँ, क्रांति पढ़ा रहा हूँ, 5-5 6-6 क्लासों में कंप्लीट होती है, तुम्हें 2 क्लासों में करा रहा हूँ, पढ़ लो आराम से, बाद में घूमते फिरोगे नहीं क्या। हाँ, सारे के सारे ठिकानेदार आगे कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने के लिए। इस आउवा के विद्रोह को दबाने के लिए 2 युद्ध होते हैं तो हमें ध्यान में रखने, बड़े फेमस युद्ध हैं। पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। भाई जब सारे के सारे ठिकानेदार मिल गए, क्रांतिकारी मिल गए, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह का विरोध कर रहे हैं, तो इस विद्रोह को दबाया तो जाएगा ना। तो सबसे पहला युद्ध होता जिसका नाम था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा पाली के अंदर है। यह युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। सर किस किस के बीच में युद्ध होगा, कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत, इनके साथ में थे क्रांतिकारी। दूसरी तरफ थे कैप्टन हितकोट, और इनके साथ में थे ओनार्ड सिंह, बोल देते हैं अनार सिंह, बोल देते हैं, एक ही नाम है। कभी एग्जाम में अनार्ड सिंह आ जाता है, कभी अनार सिंह आ जाता है, कभी ओनार्ड सिंह आ जाता है, तो इतना कंफ्यूज मत होना। ये तखत सिंह का किलेदार था भाई ओनार्ड सिंह। तो कैप्टन हितकोट, ओनार्ड सिंह, और दूसरी तरफ कौन थे, कुशाल सिंह जी चंपावत और क्रांतिकारी। इनके बीच में बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। कहते हैं कि जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भी भेजी थी कि जाओ भी विद्रोह को दबा कर आओ। लेकिन इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों ने मिलकर मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया। कितनी बड़ी बात है, यानी कि इन दोनों ने मिलकर, कुशाल सिंह चंपावत और इनके साथ में जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने मिलकर मारवाड़ की सेना और अंग्रेजों की सेना को पराजित कर दिया। कहते हैं कि जो तखत सिंह का किलेदार था ओनार्ड सिंह, इसको तो वहीं पर युद्ध में मार दिया था। अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी क्या, एक सामंत ने हमारी इतनी बड़ी सेना को हरा दिया क्या। एजीजी हुआ करता था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन को संदेश भेजा क्या तू जल्दी से पाली में आ जा और हम मिलकर कुशाल सिंह चंपावत को हराएंगे क्या। अगर ऐसे हम सामंतों से युद्ध हारने लगे तो अंग्रेजों की क्या इज्जत रह जाएगी क्या। इसलिए 10 दिन बाद ही पाली के चेलावास में एक और युद्ध होता है, जिसे चेलावास का युद्ध, काड़ागुरा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिथौरा के अंदर युद्ध होता था 8 सितंबर 1857 को। जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने विद्रोह को दबाने के लिए इस प्रकार से कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में खुद की घुड़सवार सेना भी भेजी थी, लेकिन कुशल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है।
आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय होगी। अगला युद्ध होगा चल्लावास का युद्ध। अंग्रेजों ने कहा अगर हम इस प्रकार से एक सामंत से युद्ध हारने लगे तो फिर तो हम इतिहास में क्या ही मुंह दिखाएंगे क्या। इसलिए 10 दिन बाद एक बड़ी सारी सेना लेकर आते हैं। वही चेलावास कहां पर है, पाली में। 10 दिन बाद में युद्ध होगा 18 सितंबर 1857 को। इसे काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि युद्ध किसके बीच में हो रहा है, क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ कौन है, अंग्रेज। अब की बार एजीजी खुद चलकर आएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन भी चलकर आएगा। एक तरफ अपने भारतीय हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज हैं। अंग्रेज गोरे हैं, भारतीय काले हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। तुम कह दोगे सर हम तो काले थोड़ी हैं, हम तो गोरे हैं क्या। कभी अंग्रेजों के पास में खड़े होकर देख लेना, खुद की खूबसूरती का पता चल जाएगा कि अपने कितने गोरे हैं क्या। लेकिन फिर हम सोचते हैं यार का जब हम लोग काले हैं तो अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वालों का क्या होगा क्या, उनको फिर कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। जब हमें ही काला कहा जा रहा है तो वेस्ट इंडीज है, अफ्रीका, उनको क्या कहेंगे क्या। फिर हमने खुद के मन को बहलाने के लिए गाना और बना लिया कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तो तेरे 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 चाहने वाले हैं। लेकिन यह युद्ध कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद चलकर आता है, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन चलकर आता है, और दूसरी तरफ अपने वही कुशाल सिंह जी चंपावत और वही क्रांतिकारी। 18 सितंबर 1857 को युद्ध होगा, और ये युद्ध भी कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। कहते हैं कि इस युद्ध में मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन आया था ना, उसका सिर काटकर इन्होंने आउवा के किले के ऊपर लटका दिया था। ऊपर से क्रांतिकारियों ने गाना गाकर डांस शुरू किया, ढोल बाजे चंग बाजे भल्लो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। मोक मेसन को मारकर हमने किसके ऊपर टांग दिया था, आउवा के किले पर टांग दिया था। तो क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था। दोबारा से कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ये उस समय की फोटो है, ये पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोसन है, इसका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका रखा है। ऊपर से यानी कि जो क्रांतिकारी हैं वो साथ में डांस कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मोक मेसन का कटा सिर आउवा के किले पर लटकाना। क्या ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, क्या ढोल बजेगा और चंग बजेगा और ऊपर से बांकिया और बजेगा, और एजेंट को मारकर दरवाजे के ऊपर टांगियो। हमने एजेंट को मारकर दरवाजे के ऊपर टांग दिया भाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चल्लावास का युद्ध। दो युद्ध होंगे, बिथोड़ा का युद्ध और चल्लावास का युद्ध। दोनों युद्ध अपने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावते जीत जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने पता लगाया यार कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक मारवाड़ का सामंत अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना को कैसे पराजित कर सकता है क्या। तब किसी ने कहा कि क्रांतिकारियों का साथ सुगाली माता दे रही है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं क्या। ये माता की चमत्कारिक शक्ति है जो अंग्रेजों को बार बार में पराजित कर रही है। सुगाली माता के बारे में मैं तुम्हें कला संस्कृति में पढ़ा दूंगा और वहां पर अलग से लिखा दूंगा जब लोग देवी पढ़ेंगे तब। तो युद्ध जीतने के बाद में जोधपुर लीजन के सारे सैनिक अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब अभी आने का लक्ष्य क्या है, दिल्ली है। रास्ते में एक युद्ध होगा, बड़लू का युद्ध, जिसमें शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कहते हैं बाद में पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो आवा के किले पर लटका दिया, कुशाल सिंह चंपावत की विजय हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ढोल बाजा चंग बाजा भड़ो बाजा बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। बाद में 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे वो अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आउवा से दिल्ली के लिए जाते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों का लक्ष्य क्या था कि दिल्ली की तरफ जाना है। क्रांतिकारियों का लक्ष्य था कि हमें कहां पर पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है। बेचारे एरेनपुरा के अंदर विद्रोह करके दिल्ली जा रहे थे। बीच में कुशाल सिंह जी चंपावत मिल जाते हैं और कहते हैं कि पहले मेरा साथ दो, बाद में दिल्ली जाना क्या। तो कुशाल सिंह जी चंपावत का साथ देते हैं, अंग्रेजों को 2 युद्ध हरा देते हैं। इसके बाद में दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में जा रहे थे भाई, अशोक के ठाकुर थे। दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। बीच में मारवाड़ की सेना और शिवनाथ सिंह के बीच में एक बड़लू का युद्ध होता है, जिसमें कहते हैं शिवनाथ सिंह ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, ओके भाई, आगे चलो सर। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहते हैं कि कई दिनों तक तो अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं हुई है। 4 महीने तक अंग्रेजों ने दोबारा से आउवा के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वो 2 युद्ध बुरी तरह से हार चुके थे। फिर अंग्रेजों ने हिम्मत करके 20 जनवरी 1858 को
कर्नल होम्स के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी। अब की बार अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, इसलिए 4 दिन में उन्होंने अवा के ऊपर अधिकार कर लिया। अवा पर अधिकार करते अंग्रेजों ने सबसे पहले सुगाली माता की मूर्ति को आबू के गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। अंग्रेजों को डर था कि यार कहीं देवी ने दोबारा से कोई चमत्कार कर दिया तो हम फिर से हार जाएंगे क्या। किसी ने ये अफवाह फैला दी थी क्या सुगाली माता मरे हुए क्रांतिकारियों को दोबारा से जीवित कर देती है क्या। तो अंग्रेजों ने एक गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। बाद में उस मूर्ति को अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया और वर्तमान में यह मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी हुई है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारे के रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली, क्योंकि बड़ी सारी सेना थी। अब की बार कुशाल सिंह चंपावत को पता चल गया कि अब की बार तो अपनी पार नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे क्रांतिकारी थे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अब क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो आत्मसमर्पण करने से अच्छा अवा का किला ही छोड़ देते हैं। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया के रावत जोत सिंह की यहाँ पर शरण ली थी। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी। जाओ और अवा को जीतना है। 4-5 महीने तक तो आक्रमण किया ही नहीं। 24 जनवरी 1858 को सेना ने अवा किले के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया भाई। कुशाल सिंह ने कोठारे के रावत जोत सिंह यहाँ पर शरण ले ली कि चलो ठीक है हम तो अवा का किला छोड़ देते हैं। और कहां पर शरण ली, कोठारे के रावत जोत सिंह यहाँ पर शरण ली। कहते हैं कि गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने का प्रमुख आरोपी था भीमजी चारण। तो भीमजी चारण ने भी रावत जोत सिंह के यहाँ पर ही शरण ली थी। थोड़ा सा ध्यान रखना, साथ में लिख दिया। कुशाल सिंह चंपावत ने रावत जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। जब अंग्रेज बड़ी सारी सेना लेकर आते हैं 24 जनवरी 1858 को अवा के किले पर अधिकार कर लेते हैं, तब कुशाल सिंह चंपावत अवा छोड़कर कहां पर चले जाते हैं, कोठारे के रावत जोत सिंह के यहाँ पर चले जाते हैं। गंगापुर विद्रोह के समय में अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी थे जिनका नाम था भीमजी चारण। ये भीमजी चारण भी कोठारे के रावत जोत सिंह के पास में शरण लेते हैं। कई दिनों तक तो कुशाल सिंह जी चंपावत इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहते हैं बाद में 8 अगस्त 1860 को नीमच के छावनी में अंग्रेजों के समक्ष क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और क्या करेंगे, क्योंकि कितने दिन तक आप इधर उधर घूमते रहोगे। कुशाल सिंह जी चंपावत थोड़े माइंडेड आदमी थे। अंग्रेजों के सामने जाकर कहा कि देखो मेरा तो आपके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं था, क्या मेरा विद्रोह तो मारवाड़ के शासक तखत सिंह के खिलाफ था। आप बीच में आ गए इसलिए मारे गए, क्या बाकी मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं थी क्या। अंग्रेजों ने कहा कि हम इस बात की जांच करेंगे, क्या बोला बिल्कुल जांच करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा मेजर टेलर आयोग। टेलर को कहा कि आप कुशाल सिंह जी चंपावत की जांच करो कि इनकी हमारे साथ में लड़ाई थी कि नहीं थी। क्या टेलर ने जांच की कि देखो कुशाल सिंह जी चंपावत की अपने साथ में कोई लड़ाई नहीं थी, ये विद्रोह कर रहे थे मारवाड़ के शासक तखत सिंह का, क्योंकि उन्होंने कर बढ़ा दिया था। ये बंदे बिल्कुल निर्दोष हैं। क्या तो कुशाल सिंह जी चंपावत बाद में निर्दोष साबित हुए थे। कुशाल सिंह चंपावत वो आदमी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनके सिर भी काटे और बाद में निर्दोष साबित हुए। और 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु कहां पर हो जाती है, उदयपुर में हो जाती है। थोड़े दिन इधर उधर घूमते रहे, बाद में कहते हैं उनको आवा तो नहीं दिया गया। तखत सिंह ने विरोध किया कि मैं आवा तो नहीं दूंगा, क्या क्योंकि इसने मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ी है, क्या तो इसको मैं सामंत तो नहीं बनाऊंगा। बाद में उनकी उदयपुर के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी। तो 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया जिसमें बंदा निर्दोष साबित हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं, आप एकदम निर्दोष हो गए। अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों के अंदर घूमते रहते हैं, जहां सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की थी भाई। और वहीं पर 1864 में इनकी क्या हो जाती है, उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। बताओ कुछ पूछना है? तभी क्लास आप पीपीटी, हाँ तो पीपीटी के माध्यम से तो पढ़ा रहा हूँ, वैसे समझा देता हूँ लिखने के लिए ठीक है। अगर तुम नोट्स बनाओ तो बढ़िया बात है, बाकी किताब है तो और ही अच्छी बात है। क्या कल किसकी क्लास होगी? अब अपन पीवाई को लेकर आएंगे, ठीक है। मैंने क्रांति पढ़ा दी, जितने भी क्वेश्चन पूछेगा ना आज तक सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा एक ही वीडियो में। ओके, पीवाई को सारे करवाएंगे अपन टॉपिक वाइज। याद कर लेना टॉपिक को, ठीक है ना। तुम्हें पढ़ा दिया, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। साथ साथ में याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, बाकी फिर बाद में घूमते रहना भी। अब पढ़ लेते हैं कोटा के अंदर क्रांति। 15 अक्टूबर 1857 को
हमने अभी तक राजपूताना के अंदर उन जगहों की बात की है जहां पर छावनी हुआ करती थी, जहां पर विद्रोह था। अब हम उनकी बात करेंगे जहां पर कोई छावनी नहीं है, फिर भी जनता के द्वारा विद्रोह किया गया है। जैसे कोटा में कोई छावनी नहीं है, कोटा के अंदर जनता के द्वारा क्रांति की गई है। कहते हैं कि यहां पर 15 अक्टूबर 1857 को दो व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, जिनका नाम था लाला जयदयाल और मेराब खां। इन्होंने यहां पर विद्रोह किया और इनका जनता ने साथ दिया था। ये आप कोटा का किला देख सकते हो, कोटा के अंदर इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। कोटा में क्रांतियों की 15 अक्टूबर 1857 को नेतृत्वकर्ता कौन है? लाला जयदयाल। ये मथुरा के वकील थे और मेराब खां करौली के निवासी थे। लाला जयदयाल है ये मथुरा के रहने वाले थे, लेकिन ये कोटा में अंग्रेजों और राजा के मध्य एक कड़ी का काम करता था, जिसे वकील कहते थे। यानी कि अंग्रेजों और राजा के बीच में समझौता कराने वाला, बीच में बातचीत करने वाला, उसे वकील बोलते थे। तो ये मथुरा के थे, लेकिन ये वकील का काम करते थे। आज भी अगर कोई बीच में समझौता कराने का काम करता है ना, या कोई बीच में बोल जाता है, तो हम कहते हैं कि तू ज्यादा वकील बन रहा है क्या। तो इसी प्रकार से लाला जयदयाल वकील वाला काम करते थे, लेकिन थोड़े दिन पहले इनको इस पद से हटा दिया गया था। मेराब खां करौली के निवासी थे और ये कोटा में रिसालदार थे। रिसालदार मतलब जो घोड़ों का रिसाला होता उसको संभाला करते थे। ये करौली के निवासी थे। ये कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को कहा कि आपके कोटा के अंदर विद्रोह हो सकता है क्या, और यहां पर विद्रोह कौन करेंगे? आपका वकील लाला जयदयाल और आपका रिसालेदल मेराब खां, ये आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को पकड़कर आप हमें सौंप दीजिए क्या, और हम इनको फांसी दे देंगे। ये बात लाला जयदयाल और मेराब खां को पता चल गई कि यार कोटा के माराव हमको पकड़कर अंग्रेजों को सौंप देंगे और अंग्रेज में फांसी दे देंगे क्या, इससे बढ़िया कम कोटा के अंदर विद्रोह कर देंगे और जनता हमारा साथ देगी क्या। तो इन दोनों ने मिलकर पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काटा और पूरे कोटा शहर में घुमाया। बर्टन के दो पुत्र थे जिनका नाम था ऑर्थर और फ्रैंकलिन, और बर्टन का एक पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम था सेल्डर। इसकी भी हत्या कर देते हैं। सैनिक छावनी ना होते हुए भी यहां पर जनता ने विद्रोह किया था। यहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी जनता के द्वारा विद्रोह किया गया। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को पकड़ा, 6 महीने तक किले के अंदर ही बंद कर दिया। तो आप तो किले के अंदर ही रहोगे, जनता का शासन रहेगा क्या? 6 महीने तक जनता का शासन रहा था क्या? ठीक है भाई। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काट दिया और कोटा शहर के अंदर घुमाया। इनके दो पुत्र आर्थर और फ्रैंकलिन को मार दिया। इसका पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था शेल्टर, उसकी भी इन्होंने हत्या कर दी। राम सिंह सेकंड को पकड़कर किले में बंद कर दिया। ऊपर से कोटा के माराव राम सिंह से संधि पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। यानी कि वकील आदमी था ही, बोला क्या मैं कागजात पूरे रखता हूं क्या, तो संधि पत्र निकाला और इसके ऊपर हस्ताक्षर करोगे। कोटा माराव बोले क्या किस बात के हस्ताक्षर? बोले आप तो हस्ताक्षर करोगे। हस्ताक्षर में ये कहा गया कि बर्टन और उसके बेटों की हत्या हमने कोटा के राजा के आदेश से की है क्या। राजा बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है क्या, हत्या तुमने की, मैंने तो तुम्हें कोई आदेश ही नहीं दिया। बोला नहीं, हमने आपके आदेश से हत्या की, आप इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करो। कोटा के शासक बेचारे क्या करते, जनता का शासन था इसलिए हस्ताक्षर कर दिए। मतलब कि लाला जयदयाल और मेराब खान ने बर्टन की हत्या का इल्जाम कोटा के माराव के ऊपर डाल दिया कि हमने तो इनके आदेश से हत्या की है। बाद में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह को दबाया था। बाद में विद्रोह दबाया गया, जयदयाल और मेराब खां को पकड़ा गया और उसको उन्हीं कोटा के किले में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, ओके भाई। अंग्रेजों के देखो यानी कि बच्चों की भी उन्होंने हत्या कर दी थी। दो पुत्र थे आर्थर और फ्रैंकलिन। अंग्रेजों के बच्चे कितने क्यूट होते हैं यार, एकदम गोरे गोरे का, देखने पर एकदम गुलगुले से लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्या क्रांतिकारियों ने इन बच्चों को क्यों मार दिया क्या। शहर वाले बच्चे तो ये गुलगुले भी नहीं जानते कि सर ये गुलगुले क्या होते हैं क्या। कोई भी छोटा मोटा त्योहार होता तो गांव में तो गुलगुले बनाए जाते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी इन बातों को नहीं समझेगी। तो बाद में मुझे गुलगुलों की यहाँ पर फोटो लगानी पड़ेगी भाई, कि देखो रे इस प्रकार के पहले गुलगुले हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के बच्चे वास्तव में एकदम लगते क्यूट क्यूट हैं एकदम। आपरलान तो कोई ध्यान तो देवे को नहीं, काला पीला जिसा भी हो ठीक है क्या।
और उनको देखें तो लगे, लेकिन इनके बच्चों की भी उन्होंने हत्या कर दी थी। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। सुनियोजित संघर्ष मतलब सुनियोजित प्लान के अनुसार पूरी की पूरी क्रांति की गई थी, एकदम प्लान के अनुसार जनता का शासन रहा था। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। यह मैंने बता दिया। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन किया था। बाद में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स करौली के शासक मदन पाल की सहायता से जाते हैं, मार्च 1858 में इस विद्रोह का दमन करते हैं। अंग्रेजों को लगा यार कि देखो कोटा के माराव की भूमिका तो है, ऐसे तो आप यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या नहीं कर सकते, और इन्होंने यानी कि संधि के ऊपर हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा हम एक आयोग बिठाएंगे, हम जांच करेंगे कि वास्तव में आपकी भूमिका है कि नहीं है। तो रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसमें महाराव राम सिंह सेकंड निर्दोष साबित हुए। इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर तो बंदूक तान कर फिर संधि के ऊपर हस्ताक्षर कराए गए थे, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था क्या। लेकिन इसके लिए उनको उत्तरदायी ठहराया गया कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार तो हो, इसलिए क्या करोगे कि हम आपके तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर देते हैं। मतलब तोपों की सलामी दी जाती इस प्रकार से। सबसे ज्यादा तोपों की सलामी किसे मिलती? मेवाड़ के महाराणों को मिलेगी, और किसको मिलेगी? 19 तोपों की सलामी दी जाती भी। तो इस प्रकार से तोपों की सलामी दी जाती थी, यानी कि आपको जितनी तोपों की सलामी मिल रही है आपका उतना ही बड़ा सम्मान है। आप कहां पर बैठोगे अंग्रेजों के सामने, वो आपकी तोपों की सलामी डिसाइड करेगी। 1 तोप, 2 तोप, यानी कि 10 तोप हैं, 11 तोप हैं, इस प्रकार से राजा आता तो यानी कि तोपों की 17 तोप है, तो यानी कि इस प्रकार से तोपों की सलामी दी जाती थी। तो इनको उत्तरदायी ठहराया गया, और राम सिंह सेकंड के तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। करौली के शासक मदन पाल सिंह ने तो मदद की थी, रॉबर्ट्स के साथ में विद्रोह को दबाने के लिए आया था। अंग्रेज बड़े खुश हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको एक उपाधि देते हैं। जीसीआई की उपाधि दी, और इनको 17 तोपों की सलामी का अधिकार दे दिया। आज के बाद में जब भी करौली के शासक मदन पाल आएंगे तो उनको 17 तोपों की सलामी दी जाएगी भी। तो इस प्रकार से तोपें लगाई जाती थी, 17 तोप लगा दी, फिर यानी कि उनसे सलामी दी जाती थी। ठीक है, ये आपके सामने फोटो है, ये तोपों से सलामी देने की। महाराव राम सिंह सेकंड निर्दोष साबित हुए, लेकिन इनके लिए इनको उत्तरदायी ठहराएगा, कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है। और राम सिंह सेकंड को तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। नहीं, 17 ही है ये, 17 से घटाकर 13 की थी। ठीक है, तो करौली के शासक मदन पाल सेकंड को उपहार स्वरूप जीसीआई की उपाधि दी, और 17 तोपों की सलामी का इनको अधिकार दिया गया। तो आपको हम कितने की सलामी देते हैं? 17 तोपों की सलामी देते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि कितने तोपों की दी थी, कितने की नहीं दी थी। तुम थोड़ा सा इतना ध्यान रखना का भाई कोटा के शासक के तोपों की सलामी कम कर दी थी, और करौली के शासक मदन पाल के तोपों की सलामी को उन्होंने बढ़ा दिया था। बाकी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कितने तोपों की सलामी दी थी, कितनी नहीं दी थी। मुझे पता है कुछ ये भी कहेंगे सर 15 में से 13, और कई जगह आपको 15 में से 11 देखने को मिलेगा, लेकिन ये सही है। ठीक है, तो कोटा के शासक की तोपों की सलामी करना एक प्रकार से बेइज्जती था भाई, लेकिन करौली के शासक मदन पाल ने विद्रोह में दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, तो इनके तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। मतलब अंग्रेजों ने इनका क्या किया था? सम्मान किया था। बस इतनी है। आगे पढ़ लेते धौलपुर के अंदर क्रांति। 22 अक्टूबर 1857 को कहते हैं धौलपुर के अंदर विद्रोह करने वाले लोग भी भारी थे, और विद्रोह को दबाने वाले लोग भी भारी थे, यानी कि बाहर के लोग थे। कहते हैं यहाँ के गुर्जर नेता थे देवा, इन्होंने धौलपुर के राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके बाद में ग्वालियर और इंदौर से 5000 विद्रोही सैनिक आते हैं, और धौलपुर में घुसकर जनता के अंदर जागृति पैदा करते हैं, वहां पर विद्रोह करते हैं। हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए। मतलब बाहरी लोग थे जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था। तो 1857 की क्रांति में गुर्जरों द्वारा धौलपुर महल के ऊपर कब्जा। ये धौलपुर की फोटो है। तो धौलपुर के एक गुर्जर नेता देवा ने सबसे पहले राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति पैदा की थी। बाहर के लोग थे, ग्वालियर इंदौर के लोग थे, इन्होंने धौलपुर की जनता में जागृति पैदा की कि हमें भी क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह ने पत्र भेजा पटियाला के राजा को, आप मेरी मदद करो इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो पटियाला के राजा ने 2000 सिख सैनिक भेजे, और बाद में इस विद्रोह को दबाया गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एकमात्र स्थान है जहां क्रांति को प्रारंभ करने वाले और उसका दमन करने वाले लोग बारी थे। ग्वालियर इंदौर से लोग आते हैं, वो क्रांति को प्रारंभ करते हैं। पटियाला से जो सैनिक आते हैं वो इस विद्रोह को दबा कर जाते हैं।
मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने नोट लगाकर लिख रखा है। सिंपल सा पूछ लेगा, मेवात में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था, बस। ओके भाई, आ जाओ आगे। होगी बस, क्रांति कंप्लीट होगी। अब हम थोड़ी सी तात्या टोपे की बातें पढ़ लेते हैं। तात्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तात्या टोपे के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जन्म हुआ था येवला, महाराष्ट्र में। तात्या टोपे का आगमन, यहां से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तात्या टोपे है वो पेशवा नाना साहब का सेनापति हुआ करता था, उनका स्वामी भक्त सेवक था। कानपुर के पास में बिठूर नाम की जगह है, जहां पर मराठा पेशवा नाना साहब रहा करते थे। नाना साहब ने भी क्रांति कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो नाना साहब के साथ में तात्या टोपे भी था। कहते हैं कि नाना साहब वाले विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। बाद में तात्या टोपे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के पास में चले जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। बाद में तात्या टोपे राजस्थान आ जाते हैं कि शायद राजस्थान में तो कोई मेरा साथ देगा, ताकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकूं। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं। सबसे पहले मांडलगढ़ में आते हैं, भीलवाड़ा में, जहां पर 8 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना के साथ में इनका युद्ध होता है, लेकिन तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा था। दूसरी बार आते हैं ये दिसंबर के अंदर, जहां पर ये बांसवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब के क्या थे? स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 की क्रांति में ग्वालियर से विद्रोही नेता थे ये। मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग टोपे है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? येवला, महाराष्ट्र में हुआ था। चलो सर आगे। क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, वहां पर सफल नहीं हुए। बाद में ये कहां पर आ जाते हैं? राजस्थान में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर भी मांडलगढ़ से क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ में इनका युद्ध होता है। इस युद्ध में तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा था। दूसरी बार दिसंबर 1857 में बांसवाड़ों को जीत लेते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रोक की सेना से ये दोबारा से पराजित हो जाते हैं। कई दिनों तक इन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार किया था। दूसरी बार दिसंबर 1857 में इन्होंने बांसवाड़ा को जीता, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रोक की सेना से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। फिर जाते हैं झालावाड़। झालावाड़ की जो सेना थी वो तात्या टोपे के साथ में मिल जाती है, और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को उठाकर झालावाड़ के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी। जो अपन ने पढ़ा, सलूम्बर के केसरी सिंह जी चुंडावत, वो तात्या टोपे के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए रसद सामग्री की व्यवस्था करते हैं। ओके, तो झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ में मिल गई थी। वहां के शासक पृथ्वी सिंह को उठाकर उन्होंने झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी, मतलब खाने पीने की इनके लिए व्यवस्था कराई थी। तात्या टोपे का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था मानसिंह नरूका। एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने टोपे को कहा कि अपने सिक्कर में आ जाएगा। तो तात्या टोपे अंग्रेजों से बचता हुआ सिक्कर के जंगलों में घूम रहा था। मानसिंह नरूका ने अंग्रेजों को बता दिया कि तात्या टोपे आजकल मेरे पास में आया हुआ है, आप इसको पकड़ लो क्या। तो मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया। ठीक है, ये उस समय की फोटो भी देख सकते हो, बेचारा जंगलों में घूम रहा था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया दोस्त के विश्वासघात के कारण। और बाद में 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में इनको क्या दे देगी? फांसी देगी। तो तात्या टोपे के दोस्त ने विश्वासघात कर दिया। तब से गाना चल रहा है कि भाई दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। एक दोस्त के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से होती है, लेकिन अंत कहां पर होता है? सीकर में जाकर होता है। अगर 1857 की क्रांति का नेतृत्व है तात्या टोपे के पास में होता, तो क्रांति का परिणाम कुछ और होता। अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस कहते हैं कि भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता ना, तो अंग्रेज हार जाते। बहादुर शाह जफर बेचारा बूढ़ा आदमी था, इतना नेतृत्व कर भी नहीं पाया। तात्या टोपे युवा था, इसलिए कहते हैं कि इनके अगर हाथ में नेतृत्व होता तो हम 90 साल पहले आजाद हो जाते। ठीक है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज।
इसमें इन्होंने तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया है कि तुमने जो तात्या टोपे की फांसी दी है ना, बिल्कुल गलत है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? क्या इस प्रकार से क्रांतिकारी को फांसी दे दी तुमने? तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया है। ये यानी कि मेजर सावर्स की पुस्तक है द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है। तात्या टोपे कहते हैं जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। तात्या टोपे ने कहा कि अगर मेरी मदद कर दो तो हम अंग्रेजों का हरा देंगे क्या, लेकिन जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे प्रत्येक रियासत में गया। जैसलमेर में कौन जाए, वहां पर कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए जैसलमेर को छोड़कर सब रियासत में घुमा था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की थी। बाद में इनके दोस्त ने इनके साथ में विश्वासघात कर दिया था। चलो भाई, ये अपनी क्या हो जाती है, क्रांति कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं क्रांति का स्वरूप क्या है, परिणाम क्या है। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वीर सावरकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था, और 1907 में 1000 पृष्ठों में इन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए लिखा था। पहली बार अगर 1000 पृष्ठों के अंदर 1857 की क्रांति का किसी ने वर्णन किया, वो था वीर सावरकर। वीर सावरकर कहते हैं 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हमने आजादी के लिए जो पहली बार लड़ाई लड़ी थी ना, वो 1857 की क्रांति थी। ये अपने वीर सावरकर। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये न तो स्वतंत्रता के लिए पहला था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। क्या क्यों भी? रमेश चंद्र मजूमदार प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार एवं प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, तो हमेशा राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा यानी कि राष्ट्रवादी विचारों को आगे ले जाने के लिए जाने जाते हैं। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह है आजादी के लिए पहला विद्रोह नहीं था और ये राष्ट्रीय संग्राम नहीं था। हमने पूछा क्यों नहीं था? क्या क्योंकि यह विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित था। हमने देखा है कि 1857 की क्रांति उत्तर भारत तक ही सिमट कर रह गई थी। कहते हैं कि समाज के कई वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। क्या जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो हमें दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिलती, उत्तर भारत में ही ज्यादा यानी कि क्रांति की जगह रही है। जब तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है तो क्यों नोट्स बनाओ, क्यों इतने कॉपी पेस्ट कर रहे हो? सारी की सारी चीजें वही तो है, अलग से नोट्स बनाने की कहां जरूरत है तुम्हें। ओके भाई, ये थोड़ा सा लिख लेना अभी अभी, यानी कि आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछ भी लिया था। बेंजामिन डिज़राइली ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी कि ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता हैं बेंजामिन डिज़राइली। ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना, इन्होंने थोड़ा सा नाम दिया है भाई। ओके भाई, क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। जो अंग्रेजों की कंपनी थी बोला क्या समाप्त कर दो क्या, और 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने खुद भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा। अंग्रेजों को पता था कि दक्षिण भारत में अपने खिलाफ कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। क्या तो 1857 के बाद में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। बाकी था वही सिस्टम, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। क्या बोला कि आज से यानी कि आपके सामने कौन होगा, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय होगा। तो पहला किसको बनाए, पहला बनाएगा लॉर्ड कैनिंग को, उसी को बना दिया गया। दूसरा अधिकार दिया गया कि भारतीय राजा दत्तक पुत्र ले सकते हैं, मतलब भारतीय राजा गोद ले सकते हैं बेटों को। अगर राजा के कोई बेटा नहीं है तो पहले सिस्टम था कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, डलहौजी करके गया था सिस्टम, तो हम उस रियासत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्या तो बाद में एक आ गया अगर भारतीय राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वह दत्तक पुत्र मतलब पुत्र को गोद ले सकता है। क्या तो गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, अब थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं। ये पता नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने बीकानेर के इतिहास में भी तुम्हें पढ़ाया था कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजपुताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बड़ालू पंजाब में अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट कर दिए थे। ये पता नहीं कितने इतना बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, अपने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह है। और ये आपके सामने बीकानेर का नक्शा है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बीकानेर के नक्शे में, ये आपका पंजाब रहा, ये आपका हिसार रहा, और इसके पास में ये निक है
हिसार के अंदर ही हरियाणा। तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजपुताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा और बड़ालू पंजाब में अंग्रेजों की सहायता की थी। कहते हैं कि सरदार सिंह अपनी सेना लेकर राजपुताने से बाहर चले जाते हैं और अंग्रेजों की मदद करते हैं। सर कहां कहां गए? बिल्कुल हिसार, पंजाब और सिरसा एकदम पास पास में। बेचारे ने अगर गलती से एक पैर इधर रख दिया ना तो भी किताबें बड़ा छापती हैं। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक हैं जो अपनी सेना लेकर बाहर तक गए थे। अरे कितना बाहर गया था यार, थोड़ी सी सीम लगती है, ये थोड़ा सा बॉर्डर है, इसके पास में हिसार है, ये पंजाब है। अगर एक पैर इधर रख भी दिया होगा तो छोटा मोटा विद्रोह दबा दिया होगा, लेकिन इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। तो सरदार सिंह एकमात्र शासक थे तो सेना लेकर बाहर तक जाते हैं। बाकी आप बीकानेर का मैप देख लो, ये आपका भावलपुर पाकिस्तान रहा, इधर जैसलमेर रहा, जोधपुर रहा, जयपुर रहा, दिल्ली रहा, ये हिसार रहा, ये पंजाब रहा। ये पूरा का पूरा मैप है, एकदम बाउंड्री लगती थी। थोड़ा सा पैर इधर रख दिया होगा क्या। लेकिन अंग्रेज बड़े खुश होते हैं और इनको टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट कर देते हैं। काम ने बहुत अच्छा काम किया, खुद की रियासत से बाहर जाकर आपने अंग्रेजों की मदद की, इसलिए हम आपको 41 गांव देते हैं। आपदा प्रबंधन करा रहा हूं भाई, ऐप के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और 3-4 क्लासें और होंगी, 6 क्लासें हो चुकी हैं, 3-4 क्लासों में पूरा हो जाएगा बस। चलो आगे। जोधपुर महाराजा राम सिंह सेकंड ने भी अंग्रेजों की खूब तन मन धन से सहायता की थी। इन्होंने भी बढ़िया सहायता की। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी और साथ में इनको कोटपुतली की क्या दे दी, जागीर दे दी भी। बूंदी शासक राम सिंह सेकंड ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की थी। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं की। हम ये मानते हैं कि बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। कैसे की थी सर? कहते हैं कोटा विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने सैनिक नहीं भेजे थे, क्योंकि बूंदी और कोटा पास पास में है। तो कोटा के शासक ही राम सिंह सेकंड थे, बूंदी के शासक भी राम सिंह सेकंड ही है। टेंशन मत लेना कहीं कंफ्यूज हो जाओ, सर वहां भी राम सिंह सेकंड, यहाँ भी राम सिंह सेकंड। हाँ दोनों अलग अलग शासक हैं लेकिन नाम समान ही है इनका, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बूंदी कोटा पास पास में है, तो बूंदी के शासक ने अपनी सेना नहीं भेजी कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे हैं तो करने दो गए, अपने कोई दिक्कत नहीं है क्या। बाद में करौली का शासक मदन पाल आता है चलकर, वो विद्रोह को दबाता है। लॉर्ड कैनिंग ये कहता है कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया था, अगर राजा हमारा साथ नहीं देते ना तो हमारी कश्ती बह जाती है। इस क्रांति के अंदर राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया था, यानी कि ये 1857 की क्रांति इतना भयंकर तूफान थी, अगर राजा हमारा साथ नहीं देते तो हमारी भाई साहब कश्ती बह जाती है, हम तो यहां से निकल लिए। तो दक्षिण भारत से एक यात्री आया था जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। उसने 1857 की क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया है और उसने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माझा प्रवास। ये आपके सामने पुस्तक रही माझा प्रवास, और साफ साफ लिखा हुआ लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। ये दक्षिण भारत से आए थे जिन्होंने क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया था। हाँ, और कुछ पूछना है? कला से संबंधित तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, तुम्हें बातें करनी है अलग अलग। चलो भाई आगे। सामोद यानी का आमेर के ठाकुर थे। सामोद यानी के आमेर का एक ठिकाना हुआ करता था, तो यहाँ का ठाकुर था शिव सिंह। इसने ये कहा कि हम क्रांतिकारियों का पक्ष लेते हैं। जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड को सामोद के ठाकुर ने कहा कि हम क्रांतिकारियों का पक्ष लेते हैं, हमें क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए और हमारी निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति होनी चाहिए। यानी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वही क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, और इसने तो नजर भी भेंट कर दी थी। यानी कि इसने तो क्या है कि तोहफा वोफा भी भेज दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे क्या। लेकिन जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति जो मैत्री का सुझाव था ना उसको अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हमें किसकी मदद करनी चाहिए, हमें तो अंग्रेजों की ही मदद करनी चाहिए, क्या मुगल बादशाह की मदद नहीं करनी चाहिए। तो सामोद के ठाकुर शिव सिंह ने थोड़े से प्रयास किए थे क्या, लेकिन मदद नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? बहादुर शाह जफर। बाद में इसको अंग्रेज पकड़ते हैं और रगनू बर्मा भेज देते हैं। बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं। ये अपने थे बहादुर शाह जफर, और ये देख लो अपने इधर ही आगे म्यांमार है, बांग्लादेश से आगे ये अपना रगनू कहां गया? ये रहा रगनू, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ते हैं, पकड़कर कहां पर भेज देते हैं? रगनू भेज देते हैं। वहीं पर रहते हैं, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बहादुर शाह को पकड़ा गया, रंगनू में भेज दिया गया। रंगनू कहां पर है? बर्मा के अंदर। बर्मा को वर्तमान में क्या कहते हैं? म्यांमार कहते हैं।
तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को पकड़ कर कहा कि बड़ा क्रांति का नेतृत्व कर लिया क्या। अब एक शायरी और मारते हैं, कदम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हो चुकी तैग हिंदुस्तान की। कदम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, कहे बहादुर शाह जफर तुमने जो हमारे खिलाफ क्रांति भड़काई थी वह अब ठंडी हो चुकी है। ए जफर अब ठंडी हो चुकी तैग हिंदुस्तान की। अब भारतीयों में इतना दम नहीं है कि वो हमसे विद्रोह कर सकें क्या। अब तो तुम अपनी जान की खैर मांगोगे। तब बहादुर शाह जफर कहते हैं कि गद्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कि गद्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक मिनट। मतलब कि क्रांतिकारी जब तक अपने ईमान और उसूलों के ऊपर रहेंगे ना, तब तक हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या इनकी जो तलवार है वो लंदन में बैठी हुकूमत को भी हिलाकर रख सकती है। ओके, तो तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग मतलब तलवार की। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपका जो क्रांति वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम कहोगे तो मैं ले आऊंगा अपने इसकी पीवाई को लेकर करा दूंगा सारे के सारे, ठीक है, एग्जाम में आए, ताकि तुम्हें पता भी चल जाएगा एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना एक ही क्लास में करा दूंगा। हालांकि तुम खुद भी देख सकते हो, अगर तुम कहोगे सर आप ही लेकर आ जाओ तो मैं खुद करा दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हमेशा टॉपिक को पढ़ा करो, टॉपिक को बढ़िया तरीके से विस्तार से पढ़ो, उसको बढ़िया तरीके से याद करो, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखो। ज्यादा अपने को ज्ञान नहीं बढ़ाना है, ठीक है। बस लेक्चर हम सीधा एग्जाम में आए क्वेश्चन देख लें तो फिर पार नहीं पड़ेगी भाई। एग्जाम में आए क्वेश्चन कभी याद नहीं होते हैं। हमेशा एग्जामिनर की लैंग्वेज अलग होती है। तुम कह दोगे सर जैसे रीजनिंग मान लोगे कोई टॉपिक है, तो रीजनिंग के अंदर तुम केवल एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी देख लोगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले चीज को बढ़िया तरीके से विस्तार से पढ़ो, आराम से क्लियर हो गया सारे का सारा। अगर तुम चाहो तो खुद, यानी कि तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन देख लो, तुम एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, बाकी मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। ये अपना क्रांति है वो कंप्लीट हो जाती है। पता नहीं लोग इसकी 5-5 6-6 क्लास से कराते हैं। ज्यादा मैंने लिखाया भी नहीं है, 2 पेज का पूरा मीटर है। ये पढ़ लेना आपने तो खूब है। ओके चलो, मैं करा दूंगा, ले आऊंगा फिर, है ना। मैं सारे के सारे कराऊंगा, अभी टॉपिक वाइज शुरू करूंगा मैं जल्दी। इतिहास के सारे वापस शुरू कर देंगे। चलो ठीक है फिर, तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।